हेलो साथियों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हो आप लोग दोस्तों। आज की क्लास जीके और जीएस की है, जिसमें हम जीएस के 20 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे रोज़ की तरह। तो आप लोग जल्दी से क्लास में जुड़ जाइएगा और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिए। साथ में आप देखिएगा कि आपकी कितनी तैयारी है, कितना स्कोर बन रहा है 20 में से। तो चलिए ज़्यादा देर न करते हुए क्लास को स्टार्ट किया जाए। आप लोग ने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो अब तक तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिएगा, आज का पहला क्वेश्चन है कि प्राथमिक चट्टान किसे कहते हैं। आग्नेय को, कायांतरित, अवसादी या फिर ए और बी दोनों। प्राथमिक चट्टान किसे कहा जाता है। तो प्राथमिक चट्टान जो है ये आग्नेय चट्टान को कहा जाता है, क्योंकि इसी चट्टान से अन्य चट्टानों का भी निर्माण हुआ है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, आग्नेय चट्टान को। अगला प्रश्न है, अम्ल प्रधान आग्नेय चट्टान किसे कहते हैं। जिसमें सिलिका की मात्रा 25 से 45% हो, या सिलिका की मात्रा 45 से 55% हो, या फिर सिलिका की मात्रा 55 से 60 हो, या फिर 65 से 85% तक हो। तो आपको बताना है कि अम्ल प्रधान आग्नेय चट्टान किसे कहा जाता है। देखिए, जिन चट्टानों में सिलिका या फिर बालू की मात्रा 65 से 85% तक होती है, उन्हें हम अम्ल प्रधान आग्नेय चट्टान कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, 65 से 85% सिलिका या बालू की मात्रा इसमें पाई जाती है। अगला प्रश्न देखिएगा कि क्षारीय आग्नेय चट्टानों के प्रमुख उदाहरण कौन कौन से हैं। बेसाल्ट है, ग्रेबो है, या फिर डोलेराइट है, या इनमें से सभी हैं या उपयुक्त सभी। तो बताइएगा कि क्षारीय आग्नेय चट्टान के कौन कौन से उदाहरण हैं। क्या बेसाल्ट है, ग्रेबो, डोलेराइट। तो ये सारे जो उदाहरण दिए गए हैं ये सभी क्षारीय आग्नेय चट्टान के उदाहरण हैं। तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, उपयुक्त सभी। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि अवसादी चट्टानें किस प्रकार निर्मित होती हैं। विखंडित ठोस पदार्थों के निक्षेपण से, या जीव जंतुओं के जमाव से, पेड़ पौधों के जमाव से, या उपर्युक्त सभी। अवसादी चट्टान, जिसे हम परतदार चट्टान भी कहते हैं, तो बताइएगा कि ये किस प्रकार से निर्मित होती हैं। अवसादी चट्टानें विखंडित ठोस पदार्थों के निक्षेपण से अथवा जीव जंतुओं और पेड़ पौधों के जमाव से निर्मित होती हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, उपयुक्त सभी। ये सारे ऑप्शन करेक्ट है अवसादी चट्टान के बारे में। अगला प्रश्न है, परतदार चट्टानें किसे कहते हैं। कायांतरित को, अवसादी, आग्नेय, या ए और बी दोनों। परतदार चट्टान हम अवसादी चट्टानों को कहते हैं। तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। काफ़ी आसान सा प्रश्न था। अगला प्रश्न है, देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन अवसादी चट्टान का उदाहरण है। बलुआ पत्थर है, ग्रेनाइट है। दो ही ऑप्शन दिए गए हैं, तो आसानी से इसका आंसर करिएगा कि अवसादी चट्टान का उदाहरण कौन सा है। देखिए, बलुआ पत्थर हो, चूना पत्थर हो, स्लेट, कोयला, या फिर खड़िया, ये सारे जो हैं ये अवसादी चट्टान के ही उदाहरण हैं, और परतदार चट्टान हम इसे कहते हैं। ये भिन्न भिन्न रूपों में होती हैं, बहुत सारी परतें इसमें पाई जाती हैं, इसलिए इसे परतदार चट्टान कहते हैं। और इन चट्टानों में जीव जंतुओं और वनस्पतियों के अवशेष भी पाए जाते हैं, जो कि आपने पहले क्वेश्चन में ही देखा। और ये चट्टानें काफ़ी मुलायम होती हैं, इसमें जोड़ और संधियाँ भी पाई जाती हैं। तो ये है अवसादी चट्टान के बारे में, इसका उदाहरण बलुआ पत्थर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कायांतरित चट्टानों का निर्माण कैसे होता है। तापमान में परिवर्तन के कारण, या दाब में परिवर्तन के कारण, रासायनिक क्रियाओं के फलस्वरूप, या उपयुक्त सभी। जो चट्टानें अन्य चट्टानों के रूप में परिवर्तन से बनी होती हैं उसे ही हम कायांतरित चट्टान कहते हैं। और कायांतरित चट्टान तापमान, दबाव और रासायनिक क्रियाओं के फलस्वरूप उनके रूप, बनावट, कठोरता और खनिजों के रूपांतरण हो जाने से बनती है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। तापमान में परिवर्तन के कारण, दाब में और रासायनिक क्रियाओं के फलस्वरूप इनका निर्माण होता है कायांतरित चट्टानों का। अगला क्वेश्चन है, हिमालय पर्वत के स्थान पर पहले कौन सा सागर स्थित था। पैंजिया, आर्कटिक, टैथिस सागर, या हिंद महासागर। तो हिमालय पर्वत के स्थान पर पहले टैथिस सागर नाम का एक विशाल सागर स्थित था। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये हिमालय पर्वत के स्थान पर पहले ये सागर जो है ये स्थित था, और इसी को बाद में ये दो भागों में बट गया। कौन कौन से, तो पैंजिया और पैथालासा।
अगला प्रश्न है रूप परिवर्तनकारी कारक किसे कहते हैं। ऑप्शन है भूदृश्यों के विकास में जिन कारकों का प्रत्यक्ष योगदान हो, या भूदृश्यों के विनाश में जिन कारकों का परोक्ष योगदान हो, या भूदृश्यों के विकास में जिन कारकों का परोक्ष योगदान हो, या फिर उपर्युक्त सभी। बताइएगा क्या आंसर होगा यहाँ पर हमारा। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भूदृश्यों के विकास और विनाश में समेकित रूप से जिन कारकों का प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप दोनों रूप से योगदान होता है उन्हें धरातल पर रूप परिवर्तनकारी कारक कहा जाता है। तो ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसी के साथ अगला क्वेश्चन है पटल विरूपण से किन भूदृश्यों का निर्माण होता है। महाद्वीप, पर्वत या ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। पटल विरूपण दो प्रकार के भूदृश्यों का निर्माण होता है। कौन कौन से। तो महाद्वीप और पर्वत। तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, ए और बी दोनों। अगला प्रश्न देखिएगा कि पर्वतों की रचना में संलग्न क्षैतिज गतियां कितने प्रकार से कार्यशील होती हैं। 1, 2, 3 या 4। आंसर क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि दो गतियां दो प्रकार से कार्यशील होती हैं। कौन कौन सी। एक दबाव मूलक और दूसरी तनाव मूलक। ये आपको अच्छे से ध्यान रखनी है। कौन कौन सी गतियां। तो दबाव और तनाव मूलक। अगला प्रश्न है जो कि आपको कोर्ट में आंसर करना है। निम्नलिखित में से क्या सही है। दो स्टेटमेंट दिए गए हैं। पहला शीर्ष की तरह ऊपर उठे मोड़ को अभिनति कहते हैं, और दूसरा है कि गर्त या द्रोणी की तरह नीचे धंसे मोड़ को अपनति कहते हैं। तो ये स्टेटमेंट जो है ये सही है या गलत है। इसमें से एक सही है या दूसरा सही है, दोनों सही है या दोनों ही गलत हैं। इस तरीके से आपको आंसर करना है। आंसर आपको यहाँ से करना होगा। तो बताइएगा। देखिए शीर्ष या शिखर की तरह ऊपर की ओर उठे मोड़ को हम अपनति कहते हैं, ना कि अभिनति कहते हैं। तो पहला स्टेटमेंट तो गलत है। दूसरा देखते हैं। तो गर्त या द्रोणी की तरह नीचे की ओर जो धंसा मोड़ होता है उसे अपनति नहीं कहते, उसे अभिनति कहते हैं। तो आंसर हमारा देखिए ये दोनों यहाँ पर स्टेटमेंट गलत हो गए, इसलिए ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ना तो एक और ना तो दो, ये दोनों ही यहाँ पर गलत हैं। अगला प्रश्न है कि तनाव बल की तीव्रता के कारण जब भूपटल में एक तल के सहारे चट्टानों का स्थानांतरण हो जाता है तो उसे क्या कहते हैं। भ्रंश, वलन, अध्यारोपण या इनमें से कोई भी नहीं। तनाव बल या पृष्ठ जो तनाव होता है उसकी तीव्रता के कारण जब भूपटल में एक तल के सहारे चट्टानों का स्थानांतरण हो जाता है तो उसे भ्रंश कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, क्या भ्रंश हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन ज्यामितीय दृष्टि से दृश्यता के आधार पर भ्रंश के विभिन्न प्रकार हैं। समांतर भ्रंश, व्युत्क्रम भ्रंश, सोपान भ्रंश या उपयुक्त सभी। तो ज्यामितीय दृष्टि से दृश्यता के आधार पर भ्रंश निम्नलिखित प्रकार के होते हैं, जैसे समानांतर भ्रंश, अनुदैर्ध्य भ्रंश, सामान्य भ्रंश और व्युत्क्रम भ्रंश, साथ में सोपान और तिर्यक भ्रंश। तो ये यहाँ पर ध्यान रखना है। यहाँ पर सारे जो आंसर है वो बिल्कुल करेक्ट है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। समांतर, व्युत्क्रम, सोपान और इसी के साथ तिर्यक, अनुदैर्ध्य, ये सारे भ्रंश होते हैं। अगला प्रश्न है भ्रंशन द्वारा निर्मित स्थलाकृतियाँ कौन सी हैं। होस्ट है, ग्रावेन है, रिफ्ट घाटी है या उपयुक्त सभी है। तो भ्रंशन के द्वारा जो स्थलाकृति निर्मित होती है उसे हम होस्ट, ग्रावेन और रिफ्ट घाटी कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन होस्ट या भ्रंशोत पर्वत है। तो ब्लैक फॉरेस्ट है, विंध्य श्रेणी है, सतपुड़ा है या फिर एंडीज है। एंडीज जो होस्ट और भ्रंशोत पर्वत नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। यूरोप का ब्लैक फॉरेस्ट, वॉशेस, भारत के विंध्य श्रेणी, सतपुड़ा श्रेणी, अजंता श्रेणी, ये सारे भ्रंशोत पर्वत के उदाहरण हैं। तो क्या पूछा है, भ्रंशोत पर्वत के उदाहरण पूछा था। तो हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए ये जो क्वेश्चन है क्वेश्चन ही गलत है, इसे ये पूछना चाहिए था कि भ्रंशोत पर्वत या होस्ट पर्वत का उदाहरण कौन सा नहीं है। तो ये सारे तो हैं, लेकिन ऑप्शन नंबर डी जो कि एंडीज पर्वत है ये भ्रंशोत पर्वत का उदाहरण नहीं है, इसलिए आपको इस क्वेश्चन में नहीं कर लेना है कि कौन सा नहीं है। तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा।
अगला प्रश्न है, राइन नदी किन पर्वतों के बीच प्रवाहित होती है? ब्लैक फॉरेस्ट और वॉसजेस, एपिनाइन और एवं कटाबरी, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो राइन नदी किन पर्वतों के बीच बहती है? राइन नदी के बारे में पूछा है, जो कि ब्लैक फॉरेस्ट और वॉसजेस पर्वत के बीच से होकर राइन नदी भ्रंश घाटी में प्रवाहित होती है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, ब्लैक फॉरेस्ट और वॉसजेस पर्वत। अगला देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी नदियाँ भ्रंश घाटी में बहती हैं? गंगा और यमुना, सरयू और गोमती, नर्मदा, ताप्ती और दामोदर, या अलकनंदा और कोशी। भ्रंश घाटी में कौन सी नदियाँ प्रवाहित करती हैं अपना जल को? तो भारत में नर्मदा, ताप्ती, दामोदर, ये सारी नदियाँ जो है वो भ्रंश घाटी में अपना जल प्रवाहित करती हैं। तो ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, नर्मदा, ताप्ती और दामोदर। अगला है देखिएगा प्रश्न, भारत की नर्मदा और ताप्ती नदियाँ किस दिशा में प्रवाहित होती हैं? अभी तो आपसे ये पूछा था कि कहाँ पर प्रवाहित होती हैं, अब पूछ रहा है कि इसकी दिशा क्या है। उत्तर से पश्चिम, पश्चिम से दक्षिण, उत्तर से दक्षिण, या पूरब से पश्चिम। तो नर्मदा और ताप्ती नदियाँ जो हैं ये पूरब से पश्चिम की ओर प्रवाहित होती हैं। तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है, भारत की नर्मदा और ताप्ती नदियाँ प्रायद्वीपीय पठार के सामान्य ढाल के विपरीत यानी कि पूरब से पश्चिम दिशा में प्रवाहित होती हैं। अगला प्रश्न जो कि आज का हमारा 20वां यानी कि लास्ट प्रश्न होगा कि किस ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है? ये प्रश्न आपका वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार इसे हर अलग अलग एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है। भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किसे कहते हैं? ऑप्शन है स्ट्रोम्बोली, किलिमंजारो, वेसुवियस, या एटना। क्या आंसर होगा? किस ज्वालामुखी को हम कहते हैं भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ? तो आंसर हो जाएगा स्ट्रोम्बोली को। स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी को कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है और हर एग्ज़ाम में पूछा भी जा चुका है। तो दोस्तों, ये थे आज के हमारे 20 क्वेश्चन। आपको कैसे लगे और कितने आपके क्वेश्चन सही हुए हैं, आप अपना स्कोर भी बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब कर दीजिएगा, चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया होगा तो कर लीजिएगा। तो फिर मिलते हैं अगली क्लास में कुछ नए टॉपिक, कुछ नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।